एवरीवन। जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर एनाटॉमिकल एस्पेक्ट पढ़ा था सेरेब्रम का, आगे हम अब उसका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ द सेरेब्रम, कि सेरेब्रम क्या काम करता है, इस बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने सेरेब्रम के जो अलग अलग काम होते हैं उनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला होता है सेंसरी फंक्शन, दूसरा होता है मोटर फंक्शन और तीसरा होता है मेंटल फंक्शन। अब यह 3 प्रकार के काम हमारा सेरेब्रम दिखाता है। इन तीनों का तात्पर्य समझें। सेंसरी फंक्शन का मतलब होता है सेंसेशन को रिसीव करना, उनसे संबंधित जानकारी को इंटरप्रेट करना। तो सेंसरी नाम से ही क्लियर है, यह सेंसेशन को इंटरप्रेट करता है। अब सेंसेशन को इंटरप्रेट करने से मतलब यह है, मान लेते हैं कि हमारे फिंगर के ऊपर कोई पिन चुभ गई है। पिन चुभने से वहां पर एक पेनफुल इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। वह पेन की जानकारी एक 1 बाय 1 न्यूरॉन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक पहुंचती है। वह इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर सेरेब्रम वाले हिस्से तक पहुंचती है और सेरेब्रम इसका मतलब पता लगाता है कि यह इंफॉर्मेशन हानिकारक है या पेनफुल डेंजरस इंफॉर्मेशन है। इस प्रकार की घटना को अंजाम देना हमारे सेंसरी फंक्शन के अंतर्गत आता है और इस फंक्शन को पूरा करने वाला है हमारा सेरेब्रम। दूसरे पॉइंट पर आते हैं मोटर फंक्शन के बारे में। मोटर फंक्शन का मतलब होता है कि मूवमेंट करवाना। मोटर से तात्पर्य है मूवमेंट। अब मूवमेंट किसका? हमारे शरीर में जितने भी वॉल्यूंटरी कंट्रोल वाली मसल हैं, मतलब ऐसी मसल जो हमारे स्वैच्छिक कंट्रोल में है, जिनका मूवमेंट हम अपनी इच्छा से करवा सकते हैं, उन सभी का मूवमेंट करवाने का आदेश देना, मूवमेंट करवाना, यह भी सेरेब्रम का फंक्शन होता है, जिसे हम मोटर फंक्शन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। और तीसरा होता है मेंटल फंक्शन। मेंटल फंक्शन से मतलब है आपकी मानसिक योग्यता से संबंधित जो भी काम आप करते हैं वह सभी मेंटल फंक्शन के अंतर्गत आने वाले हैं। मींस सेरेब्रम 3 अलग अलग प्रकार के कामों को परफॉर्म करता है। पहला, यह अलग अलग ऑर्गन से आने वाली जानकारियों को रिसीव करता है, उसे हम सेंसरी फंक्शन के अंतर्गत डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा, मोटर फंक्शन, मींस यह जितनी भी हमारी स्वैच्छिक कंट्रोल वाली मसल्स हैं उनका मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार है, तो उसे हम मोटर फंक्शन में पढ़ेंगे। और तीसरा होता है मेंटल फंक्शन, मींस आपकी मानसिक योग्यता से संबंधित जो भी काम है। मानसिक योग्यता का मतलब समझें, आपके सोचने समझने की क्षमता, आपकी जो एप्टीट्यूड लेवल है, वह सभी योग्यताएं आपकी मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत आती हैं और वह मेंटल एबिलिटी को इंप्रूव करना या उसका फंक्शन परफॉर्म करना, यह भी सेरेब्रम का ही फंक्शन होने वाला है। मींस किसी व्यक्ति की सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता कितनी ज्यादा बढ़िया है, वह उसके सेरेब्रम की कार्य क्षमता पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो यहां हम आगे बढ़ते हैं। हम इन तीनों फंक्शंस के बारे में डिटेल में जानकारी पढ़ेंगे कि सेंसरी फंक्शन में क्या क्या होता है, मोटर फंक्शन में क्या क्या होता है। तो यहां हम एक एक पॉइंट को लेकर पढ़ते हैं। सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं सेंसरी फंक्शन के बारे में। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा, सेंसरी फंक्शन के अंतर्गत हम ये तो डिस्कस कर चुके हैं कि सेंसरी फंक्शन मीन्स अलग अलग ऑर्गन से आने वाली जानकारियों को रिसीव करना और उनका मतलब इंटरप्रेट करवाना, यह फंक्शन होता है हमारे सेरेब्रम का। अब बात करते हैं, अगर सेंसरी फंक्शन का मतलब सेंसेशन को रिसीव करना है, तो फिर सेंसेशन हमारे कौन कौन से ऑर्गन से आते हैं और किस किस प्रकार के सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। तो अब एक सिंपल सा कॉमन सेंस वाला सवाल कि हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग जानकारियों को रिसीव करने के लिए, सेंसेशन को रिसीव करने के लिए विशेष तौर पर सेंस ऑर्गन्स बनाए गए हैं। तो हमारे पास कितने अलग अलग सेंस ऑर्गन होने वाले हैं? हमारे पास में अलग अलग सेंसेशन को रिसीव करने के लिए 5 अलग अलग सेंस ऑर्गन प्रेजेंट हैं। अब 5 सेंस ऑर्गन कौन से हैं? सिंपली सभी जानते होंगे। एक हो गया आपका स्किन, इसके अलावा आईज, ईयर्स, नोज एंड टंग। मींस इन 5 ऑर्गन के द्वारा अलग अलग प्रकार की जानकारियां लाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार की कैसे? ध्यान दें, अगर मैं इन 5 सेंस ऑर्गन में से पहले स्किन की बात करूं, तो ये स्किन जो है वह कैसी जानकारी लाएगी? स्किन जानकारी ला सकती है पेन से संबंधित, टच से संबंधित,
टेम्परेचर से संबंधित कोई गर्म या ठंडी वस्तु के टच होने पर, इस प्रकार की जानकारियां स्किन के माध्यम से हमारे ब्रेन तक आ सकती हैं। वहीं मैं अगर बात करूं दूसरे सेंस ऑर्गन की, ईयर के बारे में, तो ईयर भी अपने आप में हमारा सेंस ऑर्गन है, लेकिन क्या ईयर कोई टेम्परेचर की, कोई प्रेशर की, ऐसी कोई टच की जानकारी लाता है? वह इस संबंधित जानकारी नहीं लाता है। ईयर जो है वो जानकारी लाने वाला है साउंड से संबंधित, जिसके माध्यम से हम सुन पाते हैं। तो ईयर जो है वह साउंड से संबंधित जानकारी लाता है। वहीं एक अगले अन्य ऑर्गन में आईज की बात करूं तो आईज भी सेंसेशन ले जाएंगे, लेकिन आईज किस प्रकार का सेंसेशन ले जाएंगी? वह विजन से संबंधित, इमेजेस से संबंधित जानकारी को ले जाने वाली है। इसका मतलब इतना पूरा डिस्कशन का सेंस ये निकलता है कि सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वह अलग अलग 5 ऑर्गन हैं, लेकिन उन 5 ऑर्गन से आने वाली सूचनाओं का नेचर जो है वो अलग अलग है। अगर जानकारी स्किन से आएगी तो वो पेन, प्रेशर या टच से संबंधित होगी, कान से आएगी तो वो आवाज से संबंधित होगी, आंखों से जानकारी आएगी तो वह विजन से संबंधित होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे अलग अलग सेंसरी ऑर्गन से आने वाली जानकारियों की प्रवृत्ति अपने आप में अलग होगी। कहीं से आवाज की इंफॉर्मेशन आ रही है, कहीं से टेस्ट की इंफॉर्मेशन आ रही है, कहीं से गंध की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो यहां 5 अलग अलग ऑर्गन से आने वाली जानकारियों को इंटरप्रेट करने के लिए हमारा ऑर्गन जो जिम्मेदार है वो सेरेब्रम है। लेकिन अगर इन 5 ऑर्गन से जानकारी आ रही है तो उनसे रिसीव करने के लिए जो अलग अलग एरिया हैं वह भी सेरेब्रम के अंदर अलग अलग होने वाले हैं। कैसे, वापस समझें। अगर मैं कहूं कि स्किन से पेन की जानकारी आई है, तो क्या एक विशेष एरिया सेरेब्रम के अंदर जो पाया जाता है, क्या वो पेन से संबंधित जानकारी को रिसीव करके उसका मतलब समझा सकता है? तो सिंपल मीनिंग है कि हाँ, एक विशेष एरिया है, यह केवल स्किन से आने वाली पेन से संबंधित जानकारियों को रिसीव करता है, उसका मतलब समझाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि क्या यही पेन की जानकारी रिसीव करने वाला सेरेब्रम का हिस्सा अगर आवाज से संबंधित सेंसेशन आए, अगर कान से आवाज से संबंधित सेंसेशन अगर पहुंचे, तो क्या यही एरिया उसका मतलब समझाने में सक्षम होगा? नहीं होगा, वह बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका काम तो स्किन से आने वाली जानकारी को समझाना था। तो इसका मतलब अगर कान से आवाज की इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसके लिए भी सेंटर अलग से होना चाहिए, उसको समझाने वाला ब्रेन का हिस्सा, सेरेब्रम का हिस्सा भी अलग से होता है। वहीं अगर मैं कहूं कि आंखों से विजुअल इंफॉर्मेशन अगर ब्रेन तक जा रही है, मींस इमेज से संबंधित जो दिखाई दे रही हैं वो वस्तुओं की जानकारी अगर ब्रेन तक पहुंचती है तो उसे इंटरप्रेट करने का एरिया भी अलग होने वाला है। मींस इतने डिस्कशन का तात्पर्य यह है कि अगर 5 सेंस ऑर्गन से भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियां आती हैं तो उन्हें समझाने के लिए सेरेब्रम के अंदर पाए जाने वाले सेंटर या एरिया भी अलग अलग होने वाले हैं। क्लियर? अब एक एक करके हम उन एरिया का जिक्र करते हैं कि कौन सा एरिया किस प्रकार की जानकारी को रिसीव करता है और वह कहां पाया जाता है। तो यहां सेंसरी फंक्शन के अंतर्गत सेंसरी एरियाज को समझें। सबसे पहला एरिया होता है सोमेटोसेंसरी एरिया। ध्यान दें, सबसे पहला एरिया है सोमेटोसेंसरी एरिया। यह कहां होता है और क्या करता है वो समझें। सोमेटोसेंसरी एरिया जो होता है यह पैराइटल लोब के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर होने वाला है? पैराइटल लोब के अंदर। मीन्स यहां सिंपली समझें, हमने यह सेरेब्रम का लेटरल व्यू लिखा है, यहां इतना तो पता ही होगा, इट इज फ्रंटल लोब, इट इज पैराइटल लोब, इट इज टेम्पोरल लोब एंड इट इज ऑक्सीपिटल लोब। तो यहां पर हमने लिखा है कि हमारा जो सोमेटोसेंसरी एरिया है वह विशेष तौर पर पैराइटल लोब के अंदर पाया जाता है। अब समझने वाली बात यह कि अगर यहां पर यह सोमेटोसेंसरी एरिया है तो यह कौन कौन से हिस्से से जानकारी को रिसीव करेगा और किस किस प्रकार की इंफॉर्मेशन को यह समझाने में सक्षम है। तो यह सभी प्रकार के ऑर्गन्स, बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं
उन सभी ऑर्गन्स से आने वाली कुछ विशेष जानकारियों को रिसीव करता है और उनका तात्पर्य समझाने के लिए जिम्मेदार है। क्लियर? यहां ध्यान दें, यह रिसीव तो इंफॉर्मेशन कौन से ऑर्गन से करता है? ऑल ऑर्गन से। लेकिन ऑल ऑर्गन से आने वाली ऑल इंफॉर्मेशन को यह रिसीव नहीं करता है, कुछ विशेष प्रकार की जानकारियों को ही रिसीव करता है। वह विशेष जानकारियां क्या हैं वो समझें। सबसे पहला, अगर बॉडी में किसी भी ऑर्गन में, अगर बॉडी के किसी भी ऑर्गन में पेन से संबंधित जानकारी होगी तो वह न्यूरॉन्स के माध्यम से बढ़ते हुए कहां पहुंचने वाली है? वह सोमेटोसेंसरी एरिया में पहुंचने वाली है। पेन के अलावा कोई प्रेशर से संबंधित जानकारी हो, प्रेशर से संबंधित जानकारी मीन्स अगर किसी हिस्से पर दबाव पड़ रहा है, कोई हाथ पर, कहीं पैर पर, स्किन पर, कहीं पर भी अगर दबाव पड़ रहा है तो उससे संबंधित जानकारी भी हमारे सोमेटोसेंसरी एरिया में पहुंचती है। इसके अलावा टच से संबंधित जानकारी, इसके अलावा टेम्परेचर से संबंधित जानकारी और वाइब्रेशन से संबंधित जानकारी, यह सभी इंफॉर्मेशन जो है वह किसी भी ऑर्गन में अगर जनरेट हो तो ये सब की सब जानकारियां हैं, यह सोमेटोसेंसरी एरिया तक पहुंचने वाली है। अब यहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि सर, अगर आपने कहा है कि कान से आने वाली जानकारी के लिए अलग एरिया होता है, आंख से आने वाली जानकारी के लिए अलग एरिया होता है, तो फिर सोमेटोसेंसरी एरिया के अंदर ऑल ऑर्गन्स क्यों लिख दिया? अब इस कंफ्यूजन को भी क्लियर करें। हमने सोमेटोसेंसरी एरिया में ये इसलिए लिखा है कि यह सभी ऑर्गन से आने वाली जानकारी को रिसीव करता है, लेकिन यह सभी ऑर्गन से आने वाली केवल इन्हीं जानकारियों को रिसीव करने के लिए जिम्मेदार है। अगर इनमें से कोई इंफॉर्मेशन होगी तो उसे आपका सोमेटोसेंसरी एरिया रिसीव करेगा। यहां पर मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान दें बात पर। हम एग्जांपल लेते हैं ईयर का। अगर आपके कान के ऊपर किसी वस्तु से, किसी ऑब्जेक्ट से ऐसे पिंच किया जाए या ऐसे दबाया जाए, मान लीजिए, ऐसे पिंच करने पर आपको वहां पर साउंड सुनाई देगी या पेन होगा? सोचने वाली बात है कि अगर कोई वस्तु से या किसी हाथ से आपके कान को ऐसे पिंच कर दिया जाए तो आपको वहां पर दबाव या पेन जैसी जानकारी स्टिमुलेट होगी या फिर वहां पर साउंड जनरेट होगा? सिंपल सी बात है, आवाज अगर नहीं किसी ने लगाई है या कोई साउंड जनरेट नहीं हुआ है तो कान में साउंड की जानकारी तो नहीं जाने वाली है। तो फिर जानकारी क्या होगी? जानकारी हो सकती है कि आपको वहां दबाव से ईयर पिन्ना पर दर्द हो रहा हो, या फिर आपको प्रेशर की जानकारी हो, ज्यादा कंप्रेस कर देने की वजह से आपको कान पर दबाव महसूस हो रहा हो। अब ये बताइए, यहां पर ऑर्गन तो कौन सा हुआ? ऑर्गन तो कान है, लेकिन जानकारी क्या है? जानकारी है कि वहां दबाव पड़ रहा है, वहां पर दर्द हो रहा है। अगर ऐसी कोई जानकारी है तो वो जानकारी कहां पहुंचने वाली है? वह सोमेटोसेंसरी एरिया में पहुंचेगी और उसका इंटरप्रिटेशन मींस उसका मतलब जो निकाला जाएगा कि इंफॉर्मेशन क्या है, वह सोमेटोसेंसरी एरिया काम करने वाला है। क्लियर? अब वहीं दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अगर कान की ही बात करें, कान पर कोई टच या कोई दबाव क्रिएट नहीं किया गया, इतना हुआ कि कान के पास में कोई साउंड जनरेट किया गया, मीन्स कान के पास में कोई घंटी बजती है या कोई भी फोन की रिंग बजती है, अगर कान के पास में कोई साउंड जनरेट होता है तो क्या ऐसी स्थिति में जनरेट होने वाली इंफॉर्मेशन टच की है, पेन की है या साउंड की है? तो सिंपल आंसर आपका होगा कि सर यहां पर जनरेट होने वाली इंफॉर्मेशन साउंड की है, जो कान के अंदर कर्णपटल पर जाकर गिरती है कि बाहर कोई साउंड जनरेट हुआ है। अब ये बताइए, अगर वो इंफॉर्मेशन साउंड की है तो क्या वो इंफॉर्मेशन इनमें से कोई है या नहीं है? पेन, प्रेशर, टच, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, क्या साउंड की इंफॉर्मेशन इनमें से कोई है? इनमें से कोई वह नहीं है। तो क्या अब आपके कान में पड़ने वाली आवाज क्या वो सोमेटोसेंसरी एरिया के पास जाएगी या नहीं जाएगी?
वह बिल्कुल नहीं जाने वाली है। साउंड को रिसीव करने के लिए एक विशेष ऑडिटरी एरिया पाया जाएगा, जिसके बारे में हम अगले सेंस ऑर्गन के बारे में, अगले सेंसरी एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां एग्जाम्पल से समझाना यह चाह रहा हूं कि अगर आपके पैर तक जितने भी ऑर्गन हैं, चाहे वो आउटर ऑर्गन हो चाहे वो इंटरनल ऑर्गन हो, अगर कहीं पर भी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट होगी तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सोमेटोसेंसरी एरिया तक जाने वाली है। क्लियर? अब एक सिंपल लॉजिक दिमाग में सोचे, जैसा एग्जांपल समझाया है वैसा ही आपके सोचने के लिए, अगर हमारे आंख में मिट्टी गिर जाए तो क्या वहां पर पेन की जानकारी होगी? क्या वो इंफॉर्मेशन विजुअल एरिया के पास जाएगी या वो इंफॉर्मेशन सोमेटोसेंसरी एरिया के पास जाएगी? तो सीधा आंसर होगा कि अगर आंख में मिट्टी गिरने से अगर आंख में दर्द हो रहा है तो वह जानकारी कौन सी हो गई? पेन की हो गई, और वह हमारे सोमेटोसेंसरी एरिया तक ही पहुंचने वाली है। वहीं मैं आपसे कहूं कि आंख के सामने कोई तेज लाइट जल रही है या कोई भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, तो ये इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? क्या विजन से संबंधित जानकारी सोमेटोसेंसरी एरिया में जाएगी? तो जवाब होगा कि विजन से जानकारी सोमेटोसेंसरी एरिया में नहीं जाएगी, उसके लिए विशेष प्रकार का विजुअल एरिया पाया जाता है। क्लियर? तो यहां हमारे सिर से लेकर पैर तक किसी भी हिस्से में अगर दर्द होता है, कोई दबाव पड़ता है, कोई टच महसूस होता है या कोई तापमान महसूस होता है या वाइब्रेशन क्रिएट होता है, ये सारी जानकारियां हमारे पैराइटल लोब में पाए जाने वाले सोमेटोसेंसरी एरिया के पास में पहुंचने वाली हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया सोमेटोसेंसरी एरिया। हम दूसरे एरिया की बात करते हैं। दूसरा एरिया होता है ऑडिटरी एरिया। पहला सोमेटोसेंसरी एरिया था, दूसरा हमने लिख दिया ऑडिटरी एरिया। क्लियर? नाम से ही क्लियर है, ऑडिटरी एरिया मतलब यह कौन सी जानकारी रिसीव करेगा? यह साउंड से संबंधित इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। और ऑडिटरी एरिया जो होता है वह सेरेब्रम के अंदर टेम्पोरल लोब के अंदर पाया जाता है। मींस ऑडिटरी एरिया जो होता है यह आपके टेम्पोरल लोब के अंदर पाया जाता है। अब क्या करेगा? जब भी आपके ईयर ड्रम के ऊपर, कर्णपटल के ऊपर जब भी कोई साउंड से संबंधित जानकारी टकराएगी, कोई भी आवाज अगर आपके कर्णपटल पर टकराती है, तो जो इंफॉर्मेशन जनरेट होगी वो आवाज की जानकारी, वो साउंड की जानकारी सीधा न्यूरॉन्स से नर्व हुए हमारे सेरेब्रम के अंदर टेम्पोरल लोब में इस ऑडिटरी एरिया के पास पहुंचेगी। और ऑडिटरी एरिया उसका इंटरप्रिटेशन करेगा कि उस आवाज का मतलब क्या है, उस साउंड का मतलब क्या है। इस बारे में इंटरप्रेट करना, समझाना आपके ऑडिटरी एरिया का काम होने वाला है। क्लियर? तो वही पुराना एग्जांपल, अगर कान पर किसी ने ऐसे चांटा मार दिया तो कहां जाएगी इंफॉर्मेशन? तो कान पर चांटा मारने पर अगर पेन की जानकारी है तो वह सोमेटोसेंसरी एरिया में ही जाएगी, और अगर कान में झंझनाहट, अगर साउंड की जानकारी है तो वो जानकारी ऑडिटरी एरिया तक पहुंचने वाली है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा एरिया होता है विजुअल एरिया। अब यहां पर भी नाम से ही क्लियर है, विजुअल एरिया मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा? विजुअल एरिया जो होता है वह विजन से संबंधित जानकारी को रिसीव करने वाला है, और विजन से संबंधित जानकारी को रिसीव करके यह ऑक्सीपिटल लोब में इंटरप्रेट करता है। मींस विजुअल एरिया जो होता है वह सेरेब्रम के अंदर ऑक्सीपिटल लोब के अंदर पाया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अलग अलग जो एरियाज हैं उनकी लोकेशन कहां होती है और उनका विशेष काम क्या है, यह ध्यान देने वाली बात है। तो सोमेटोसेंसरी एरिया होता है पैराइटल लोब में, हमारा ऑडिटरी एरिया आवाज सुनने समझने से संबंधित एरिया होता है टेम्पोरल लोब में, और विजुअल एरिया जो कि हमें वस्तुओं को देखने और समझने में मदद करता है, वह विजुअल एरिया हमारा ऑक्सीपिटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं अगले सेंसरी एरिया के बारे में। अगला सेंसरी एरिया होता है ऑल्फैक्टरी एरिया। अब
ऑल्फैक्टरी एरिया, ऑल्फैक्शन सभी ने शब्द सुना होगा। तो ऑल्फैक्टरी एरिया जो होता है यह भी हमारे टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। मींस टेम्पोरल लोब के अंदर एक ऑडिटरी एरिया होने के साथ साथ में एक ऑल्फैक्टरी एरिया भी पाया जाता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम बात कर रहे थे ऑल्फैक्टरी एरिया के बारे में। ऑल्फैक्टरी एरिया जो होता है यह टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। यह इंफॉर्मेशन जो है वह स्मेल से संबंधित जानकारी को रिसीव करने वाला है। मीन्स जो भी गंध से संबंधित नाक में जो भी इंफॉर्मेशन आने वाली है उससे संबंधित जानकारी को रिसीव करेगा, और यह एरिया जो होता है वह टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। यहां पर भी सोचने वाली बात है कि अगर कोई आपको बाहरी आघात के तौर पर अगर नाक के ऊपर चोट लग जाती है तो वह इंफॉर्मेशन कौन से एरिया में जाएगी? तो नाक के ऊपर चोट लगने पर वहां पेन से संबंधित जानकारी अगर जनरेट होती है तो पेन से संबंधित जानकारी तो जाएगी सोमेटोसेंसरी एरिया में। वहीं पर अगर आपके कोई आसपास में कोई खराब या अच्छी वस्तु पड़ी है और उससे गंध निकलने वाली जो है वह अगर नाक में जाती है, अगर स्मेल से संबंधित जानकारी है तो वह जानकारी आपके ऑल्फैक्टरी एरिया में पहुंचेगी, और यह ऑल्फैक्टरी एरिया टेम्पोरल लोब के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी सेंसरी एरिया के बारे में, और वह होता है गस्टेटरी एरिया। गस्टेटरी एरिया यह आपके पैराइटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। मींस जैसा कि हमारे टेम्पोरल लोब में दो एरिया थे, एक ऑडिटरी एरिया एक ऑल्फैक्टरी एरिया, वैसे हमारे पैराइटल लोब में भी दूसरा एरिया पाया जाता है। पहला तो था सोमेटोसेंसरी एरिया और दूसरा पाया जाता है गस्टेटरी एरिया। अब गस्टेटरी एरिया का फंक्शन समझें। यह एरिया पैराइटल लोब में प्रेजेंट होता है और यह टेस्ट से संबंधित जानकारी को रिसीव करता है। मींस जो भी आपके स्वाद से संबंधित जानकारियां हैं, टेस्ट से संबंधित जानकारी है, वह आपके गस्टेटरी एरिया में पहुंचेगी, और यह गस्टेटरी एरिया आपके पैराइटल लोब के अंदर पाया जाता है। तो यहां हमने 5 अलग अलग सेंस ऑर्गन और उनसे संबंधित सेरेब्रम में पाए जाने वाले एरिया के बारे में बात कही। पहला सोमेटोसेंसरी, ऑडिटरी, विजुअल, ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक बात तो यह समझ में आ रही होगी कि इन पूरे सेंसरी फंक्शन में से, इन पांचों सेंसरी एरिया में से कोई भी सेंसरी एरिया फ्रंटल लोब के अंदर नहीं पाया जाता है। मींस द फ्रंटल लोब इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एनी सेंसरी इंफॉर्मेशन। आपके शरीर में कहीं पर भी सेंसेशन जनरेट हो रहा है तो आपका फ्रंटल लोब किसी प्रकार की सेंसरी जानकारी को रिसीव नहीं करता है। उसके लिए अलग अलग सेंटर जो हैं वह पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल के अंदर सिचुएटेड हैं। फ्रंटल के अंदर कोई भी एरिया नहीं होता है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। हम इसके सेंसरी फंक्शन के बाद मोटर फंक्शन पढ़ना शुरू करें उससे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको इन पांचों एरियाज की लोकेशन की कौन सा एरिया कहां है ये याद रखने में अगर कंफ्यूजन है कि गस्टेटरी कहां रह गया, ऑल्फैक्टरी कहां रह गया, तो इसके लिए आप एक सिंपल वे में याद रख सकते हैं कि आपको इन पांचों में से सभी को एक एरिया तो पता होगा। वो एक एरिया है विजुअल एरिया। ये सभी जानते हैं कि विजुअल एरिया हमारे ऑक्सीपिटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर एक आपको विजुअल एरिया ऑक्सीपिटल में होता है ये पता है, तो बाकी चार को याद रखने का एक सिंपल तरीका है, आप एक शब्द याद रखें ENT। सभी ने
ENT सिस्टम सुना होगा, तो यहाँ ENT शब्द का इनको याद रखने में क्या महत्व है वो समझें। आप ENT शब्द से याद रख सकते हैं कि हमारे ईयर और नोज से आने वाली जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, इसके लिए एरिया जो है वह टेम्पोरल लोब के अंदर पाया जाता है। ईयर का मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन हो गई, साउंड से संबंधित, और अगर साउंड से संबंधित जानकारी है तो उसके लिए एरिया कहां है, टेम्पोरल लोब में। नोज से संबंधित जानकारी, नोज से कौन सी जानकारी आएगी, स्मेल से संबंधित जानकारी आएगी, और नोज से संबंधित स्मेल की जानकारी का एरिया भी टेम्पोरल लोब में होता है। तो आप ENT शब्द से याद रख सकते हैं कि ईयर मीन्स साउंड की जानकारी, नोज मीन्स ऑल्फैक्शन की जानकारी से संबंधित एरिया हमारे टेम्पोरल लोब में होता है। एक विजुअल आपको स्पेसिफिकली याद ही है, और बाकी जो दोनों बचे हैं वो दोनों एरिया हमारे पैराइटल लोब के अंदर पाए जाते हैं। बाकी दो एरिया मीन्स कौन कौन से, एक तो हो गया गस्टेटरी एरिया और एक हो गया सोमेटोसेंसरी एरिया। तो यहां पर सभी को पांचों सेंसरी एरियाज और सेंसरी फंक्शन ऑफ सेरेब्रम समझ में आ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा फंक्शन होने वाला है द मोटर फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम। अब मोटर फंक्शंस से तात्पर्य हमने पहले ही डिस्कस किया कि शरीर में जितनी भी हमारी वॉल्यूंटरी मसल्स हैं, जितने भी मसल्स हमारे स्वैच्छिक कंट्रोल में हैं, उनका मूवमेंट करवाना हमारे सेरेब्रम का रोल होता है। उन्हें मूवमेंट से संबंधित जो भी काम है वह हमारा सेरेब्रम करवाने वाला है। तो यहां हम मोटर फंक्शन डिस्कस करना शुरू करते हैं। मोटर फंक्शन में सबसे पहला और महत्वपूर्ण एरिया पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी मोटर एरिया। अब यहां अलग अलग एरियाज को लेकर कंफ्यूज ना हो। यहां एरिया से मतलब यह है कि सेरेब्रम अगर एक बड़ी संरचना है तो हर एक छोटे छोटे काम को करने के लिए एक लोकलाइज्ड एक छोटा हिस्सा जिम्मेदार है, उसी को हमने एरिया कहा है। जैसा कि हमने कहा कि साउंड की जानकारी आएगी तो क्या उसका पता लगाने के लिए पूरा सेरेब्रम क्या उस काम में जुट जाएगा? बिल्कुल नहीं जुटने वाला है। उस साउंड का पता लगाने के लिए एक निश्चित एक लोकलाइज्ड एरिया जिम्मेदार होता है, उसी को हमने ऑडिटरी एरिया कहा था। वैसे ही अगर मैं ये कहूं कि ये अगर आपके पूरे सेरेब्रम की संरचना है तो क्या पूरा सेरेब्रम हमारे शरीर में मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार होगा? बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसके कुछ लोकलाइज्ड हिस्से जो हैं वही मूवमेंट को करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे, और उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मोटर फंक्शन में हमने पहला एरिया लिख दिया, दैट इज प्राइमरी मोटर एरिया। ये प्राइमरी मोटर एरिया जो होता है यह फ्रंटल लोब के अंदर पाया जाता है। ध्यान दें, अब तक जितने सेंसरी एरियाज पढ़े थे वो कोई भी सेंसरी एरिया आपके फ्रंटल लोब के अंदर नहीं था, लेकिन प्राइमरी मोटर एरिया जो होता है वह फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। अब प्राइमरी मोटर एरिया का फंक्शन समझें। प्राइमरी मोटर एरिया जो होता है इसका काम होता है कि हमारे शरीर में जितनी भी वॉल्यूंट्री कंट्रोल वाली मसल्स हैं, वॉल्यूंट्री कंट्रोल का तात्पर्य क्लियर करें, ऐसी मसल जिन्हें हम अपनी सोच समझ के द्वारा, हम अपनी इच्छा के द्वारा उनका मूवमेंट करवा सकते हैं, उन्हें हम वॉल्यूंट्री कंट्रोल वाली मसल्स बोलते हैं। तो जितनी भी वॉल्यूंट्री कंट्रोल वाली मसल्स हैं उन सभी मसल्स का मूवमेंट करवाना ये हमारे प्राइमरी मोटर एरिया का काम होता है। और प्राइमरी मोटर एरिया होता कहां पर है? यह फ्रंटल लोब के अंदर पाया जाता है। लेकिन एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, उस पर ध्यान दें। यह सभी वॉल्यूंट्री कंट्रोल वाली मसल को तो कंट्रोल करता है, एक्सेप्ट द मसल्स यूज्ड इन द स्पीकिंग। अब ध्यान दें, एक्सेप्ट मसल्स यूज्ड इन द स्पीकिंग का मतलब यह है कि सिर से लेकर पैर तक जितनी मसल, मान लेते हैं हमारे फेस की मसल हो गई, हमारे हाथ की मसल, हमारे बैक चेस्ट की मसल, हमारे पैरों की मसल, जो भी हम अपनी इच्छा से मूवमेंट करवाते हैं उन सब का मूवमेंट करवाने के लिए तो ये प्राइमरी मोटर एरिया जिम्मेदार है। लेकिन जो हमारे गर्दन के अंदर, लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड का मूवमेंट हो रहा है, जो हमारे टंग का मूवमेंट हो रहा है,
इस मूवमेंट को करवाने के लिए हमारा प्राइमरी मोटर एरिया जिम्मेदार नहीं होता है। तो हम सीधे शब्दों में हमने लिखा कि यह सिर से पैर तक सभी मसल को तो कंट्रोल करता है, लेकिन जो बोलने में काम आने वाली मसल हैं उनके ऊपर कंट्रोल हमारी प्राइमरी मोटर एरिया का नहीं होता है, उस पर किसी अन्य एरिया का रेगुलेशन होता है। उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। अब प्राइमरी मोटर एरिया के बारे में और एक और एडिशनल जानकारी को समझें। इस प्राइमरी मोटर एरिया में एक विशेष प्रकार की ऐसी पिरामिड के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब सभी को पिरामिड का मतलब तो पता होगा, ऐसे स्तूप के आकार का कुछ पिरामिडल शेप्ड सेल पाई जाती हैं, और इस प्राइमरी मोटर एरिया में पाई जाने वाली उन पिरामिडल शेप्ड सेल को हम बेड्ज सेल्स के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दें कि प्राइमरी मोटर एरिया के अंदर कुछ विशेष प्रकार की पिरामिड के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन्हें हम बेड्ज सेल के नाम से जानते हैं। अब बेड्ज सेल की खासियत समझें कि बेड्ज सेल का जो ऊपरी हिस्सा है, यह ऊपरी हिस्सा तो हमारे लोअर बॉडी पार्ट के मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसका लोअर पार्ट जो है वह अपर बॉडी पार्ट के मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार है। अगर कंफ्यूजन है तो यहां सीधे शब्दों में समझें कि ये हमारा ब्रेन है, इसके अंदर आगे वाला हिस्सा सेरेब्रम है, और सेरेब्रम के अंदर फ्रंटल लोब में प्राइमरी मोटर एरिया है। अब प्राइमरी मोटर एरिया में एक पिरामिड के आकार की कोशिकाएं बैठी हुई हैं। अगर ऐसी कोशिकाएं हैं तो वह पिरामिड के आकार की कोशिकाओं का ऊपरी हिस्सा है, वह कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजेगा, मूवमेंट करवाने के आदेश भेजेगा, लेकिन ये जब भी आदेश भेजेगा तो ये आदेश कहां तक पहुंचने वाले हैं? हमारे लोअर बॉडी पार्ट तक, हमारे पैरों के मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार होने वाले हैं। और जब भी इन बेड्ज सेल का निचला हिस्सा स्टिमुलेशन भेजेगा तो हमारे हाथ, हमारे गर्दन, हमारे अपर बॉडी पार्ट में मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार होने वाला है। क्लियर? तो ध्यान दें, द अपर पार्ट ऑफ बेड्ज सेल controls the movement of lower body part and lower part of Bedge cell controls the movement of the upper body part. क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें कि सभी मसल का मूवमेंट तो इसने करवाया था, लेकिन बोलने में काम आने वाली मसल का मूवमेंट हमारे इस प्राइमरी मोटर एरिया ने नहीं करवाया था। इसके बाद में हमारे पास मोटर फंक्शन के तौर पर एक दूसरा एरिया पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं प्री मोटर एरिया। ध्यान दें, दूसरा एरिया प्री मोटर एरिया, इसकी विशेषता यह है कि यह प्री मोटर एरिया भी फ्रंटल लोब के अंदर पाया जाता है। यह प्राइमरी मोटर एरिया के जस्ट आगे की तरफ एक एडिशनल, एक दूसरा एरिया पाया जाता है जिसे हम प्री मोटर एरिया के नाम से जानते हैं। पहला वाला भी फ्रंटल लोब में था, यह दूसरा वाला एरिया भी फ्रंटल लोब के अंदर पाया जाता है। अब इसका काम क्या है वो समझें। यह अपने आप में कोई महत्वपूर्ण फंक्शंस को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है, यह एक प्रकार का सपोर्टिंग एरिया है। सपोर्टिंग एरिया से मतलब यह है कि यह खुद किसी विशेष मसल का मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, यह केवल प्राइमरी मोटर एरिया की मदद करता है। मींस प्राइमरी मोटर एरिया जब अलग अलग ऑर्गन का मूवमेंट करवा रहा होगा तो प्री मोटर एरिया उन्हीं मूवमेंट्स को करवाने में प्राइमरी मोटर एरिया की मदद करेगा, उसकी हेल्प प्रोवाइड करवाने वाला है। ये खुद जाकर किसी मसल का मूवमेंट नहीं करवाने वाला है, इसलिए इसे हमने सपोर्टिंग एरिया का नाम दिया है। तो इसका मतलब क्या ये बोलने वाली मसल का मूवमेंट करवाएगा? बिल्कुल नहीं करवाएगा, क्योंकि प्राइमरी मोटर एरिया जो काम नहीं करता है उसे प्री मोटर एरिया भी नहीं कर सकता। जो जो काम प्राइमरी वाला करता है उन कामों में मदद प्रोवाइड करवाना हमारे प्री मोटर एरिया का फंक्शन रहने वाला है। अब बात करते हैं तीसरे मोटर एरिया के बारे में, और तीसरा मोटर एरिया होता है दैट इज ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया। अब ध्यान दें, हमारा तीसरा एरिया है ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया। अब इसके नाम से ही काफी सारी बातें क्लियर हो रही हैं। पहली बात तो ये लिखा है कि यह एक प्रकार का स्पीच एरिया है। स्पीच एरिया मीन्स यह आपके बोलने के लिए स्पीच के अंदर काम आने वाली मसल्स को मूवमेंट करवाता है, उनके ऊपर कंट्रोल रखने वाला है। लेकिन
ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया का मतलब क्या है। ब्रोकाज उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस बारे में खोज करी या इस बारे में जो जानकारी प्रोवाइड करवाई उस साइंटिस्ट के नाम के आधार पर है। तो यहां पर मोटर स्पीच एरिया से क्या मतलब है? क्या सेंसरी स्पीच और मोटर स्पीच दो अलग अलग होते हैं? क्या बातचीत के भी सेंसेशन और मूवमेंट वाले अलग अलग तरीके हैं? बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। मोटर स्पीच अलग होता है, सेंसरी स्पीच अलग होता है। कैसे, वो ध्यान दे। स्पीच का मतलब होता है वार्तालाप। अब वार्तालाप में मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूं, आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब अंतर क्या रह गया? उसी वार्तालाप में मेरा रोल अलग है, आपका रोल अलग है। क्या रोल अलग हुआ? इस स्पीच के अंदर, इस वार्तालाप में मैं अपने वोकल कॉर्ड, अपने टंग, अपने फेशियल मसल का मूवमेंट करवाकर साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं। मैं बातचीत कर रहा हूं अपने मूवमेंट के द्वारा, अपने मसल के कॉन्ट्रैक्शंस के द्वारा। लेकिन आप भी बातचीत में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और उसे अपने दिमाग में समझ रहे हैं। इसका मतलब आप भी वार्तालाप का हिस्सा हैं या नहीं है। लेकिन आपने क्या किया? आपने कोई मूवमेंट करवाया या केवल बातों को समझा है? बातों को सुना और समझा है, उसे हम सेंसरी स्पीच बोलते हैं। अब यहां पर मोटर स्पीच और सेंसरी स्पीच का अंतर क्लियर कर लें। किसी व्यक्ति द्वारा बातों को कहा जाना, बोला जाना मोटर स्पीच होता है और दूसरे व्यक्ति द्वारा बातों को सुना जाना और समझा जाना उसे हम सेंसरी स्पीच के नाम से जानते हैं। अब ये बताइए, क्या सेंसरी स्पीच के लिए, क्या रिसीव करने वाले को, मतलब आपको बातों को सुनने और समझने के लिए क्या वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल करना पड़ा है? बिल्कुल नहीं करना पड़ा है। क्या आपको अपने जीभ के द्वारा मसल का मूवमेंट करवाकर बातों को समझना पड़ा है? बिल्कुल नहीं समझना पड़ा है। आपने केवल उस साउंड को सुना है और वह साउंड आपके ब्रेन में गया और ब्रेन ने उन तथ्यों का मतलब समझाया है। मीन्स आपकी तरफ से किया गया वार्तालाप कौन सा था? सेंसरी स्पीच था। और मेरी तरफ से किया गया वार्तालाप कौन सा है? मोटर स्पीच है। मीन्स मैं शब्दों को बोल रहा हूं, वोकल कॉर्ड में, जीभ के अंदर, टंग मीन्स आपके फेस के ऊपर मूवमेंट करवा रहा हूं और यह स्पीच जो होता है वह मोटर स्पीच है। अब ध्यान दें कि हमारे वोकल कॉर्ड का मूवमेंट करवाना, हमें बोलने में सक्षम कर पाना, यह काम होता है ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया का। यह एरिया केवल आपके बोलने के लिए जिम्मेदार है, आपके सुनने और समझने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। इसलिए हमने लिखा है कि ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया, ऐसा एरिया जो स्पीच तो करवाता है, जो वार्तालाप तो करवाता है, लेकिन वार्तालाप में केवल कौन सा काम करवाता है? मूवमेंट वाला काम जो करवाता है उसे हम ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया बोलते हैं। और यह हमारे द्वारा बोलने के लिए जिम्मेदार है, सुनने और समझने के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब ये बताइए, सुनना और समझना मोटर स्पीच है या सेंसरी स्पीच? तो अब तक जितना डिस्कशन हुआ ये तो समझ में आ ही गया होगा कि बोलना मूवमेंट है, मोटर स्पीच है, और सुनना और समझना सेंसरी स्पीच है। क्लियर? तो यहां आपके बोलने के लिए ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया जिम्मेदार होता है और यह एरिया भी पाया जाता है हमारे सेरेब्रम के अंदर। कौन सी लोब में पाया जाएगा? यह भी हमारे फ्रंटल लोब के अंदर पाया जाता है। मीन्स फ्रंटल लोब में हमने 3 मोटर एरिया के नाम लिखे। पहला प्राइमरी मोटर एरिया, जो कि शरीर की सभी वॉल्यूंटरी मसल का मूवमेंट करवाता है, केवल कुछ मसल्स को छोड़कर, और वो कुछ मसल्स हैं हमारी बोलने में काम आने वाली मसल। दूसरा था प्री मोटर एरिया। इस प्री मोटर एरिया का काम केवल सपोर्टिंग प्रकार का होता है, जो जो काम प्राइमरी वाला एरिया करवा रहा है उनमें मदद प्रोवाइड करवाना, ये प्री मोटर एरिया का फंक्शन था। और तीसरा है ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया। यह हमारे वोकल कॉर्ड, हमारे जीभ, हमारे बोलने के दौरान मसल का मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। तीनों के तीनों एरिया कहां पाए जाते हैं? तीनों के तीनों मोटर एरिया हमारे फ्रंटल लोब के अंदर पाए जाते हैं। अब आती है बात, अगर सेंसरी स्पीच इस मोटर स्पीच से अलग है,
अगर मेरा कहना यह है कि मैं बोल रहा हूं, यह भी स्पीच है, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यह भी स्पीच है, तो क्या हमारे दोनों का अलग अलग एरिया काम कर रहा है? बिल्कुल अलग अलग एरिया काम कर रहा है। अगर मैं शब्दों को बोल रहा हूं तो मेरा कौन सा एरिया काम कर रहा है? ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया काम कर रहा है। अगर आप बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपका सेंसरी स्पीच एरिया काम कर रहा है। और सेंसरी स्पीच एरिया क्या होता है, कौन सा होता है, कहां होता है, इस बारे में समझें। सेंसरी स्पीच एरिया होता है दैट इज वर्निक्स सेंसरी स्पीच एरिया। क्लियर? अब ये भी एक प्रकार का स्पीच एरिया है, बातों को क्लियरली समझें। ये भी एक स्पीच एरिया है, ये भी एक स्पीच एरिया है। अंतर ये है कि ये मोटर स्पीच एरिया है, ये सेंसरी स्पीच एरिया है। मोटर स्पीच एरिया आपको बोलने में काम आता है और सेंसरी स्पीच एरिया आपको सुनने और समझने में काम आता है। क्लियर? अब ये एरिया जो होता है यह आपके टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां होने वाला है? यह एरिया आपके टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या हमने टेम्पोरल लोब में पाए जाने वाले अन्य एरियाज की बात भी कही थी? बिल्कुल कही थी। हमारे टेम्पोरल लोब में एक ऑल्फैक्टरी एरिया भी था और एक ऑडिटरी एरिया भी था। अब ये तो हो गया ऑडिटरी एरिया और ये हो गया वर्निक्स सेंसरी स्पीच एरिया। अब दिमाग में फिर सवाल क्रिएट होगा कि अगर सर आपने कहा कि कान में जो भी आवाज गिरती है, चाहे आवाज कहीं से भी आ रही है, अगर कान में आवाज गिरती है तो वो ऑडिटरी एरिया के पास जानी चाहिए, तो फिर जब मैं अभी यहां पर कोई टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं उसके लिए आपका वार्तालाप वाला सेंसरी स्पीच एरिया बीच में कैसे आ गया? अब ये ऐसे बीच में आ गया, ये ऑडिटरी है, ये सेंसरी स्पीच है। बेसिक अंतर ये है, ऑडिटरी एरिया हमें सुनने के लिए जिम्मेदार है और वर्निक्स एरिया हमें समझाने के लिए जिम्मेदार है। अंतर समझें, सुनने और समझने में अंतर होता है। अगर आसपास एनवायरनमेंट में कोई भी आवाज आ रही है, उससे हम कान पे गिरेगी, कान पटल पे गिरेगी, तो वह ऑडिटरी एरिया में जाएगी, हमें साउंड आ रही है ये जानकारी तो पता लग जाएगी, लेकिन उस साउंड का मतलब क्या है, उन बातों का क्या तात्पर्य है, ये समझाने वाला एरिया हमारा वर्निक्स सेंसरी स्पीच एरिया होता है। इसे सीधे शब्दों में एक एग्जांपल से डिस्कस करूं तो सिंपली हमने जो भी डिस्कस किया, यही लेक्चर अगर आप अपने पिताजी के सामने चला दें तो क्या ये आपके पिताजी इस लेक्चर को सुन पाएंगे? जवाब होगा कि बिल्कुल सुन पाएंगे। उनके भी ऑडिटरी एरिया है, जो जो हम बोलेंगे, जो जो साउंड आपके मोबाइल में आ रही है वो आपके पिताजी सुन पाएंगे। लेकिन मेरा दूसरा सवाल है, क्या आपके पिताजी जो भी बताया गया वो समझ जाएंगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यहां पर ऑडिटरी एरिया बातों को सुनने के लिए जिम्मेदार है, जबकि वर्निक्स एरिया उन्हीं बातों का क्या तात्पर्य है उसे समझाने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका मतलब वर्निक्स एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अंडरस्टैंडिंग, मीन्स समझने के लिए जिम्मेदार है। तो हमारा ब्रोकाज एरिया स्पीकिंग के लिए जिम्मेदार है और वर्निक्स एरिया हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए जिम्मेदार होने वाला है। तो यहां 3 विशेष मोटर एरिया थे और एक एडिशनल एरिया जो कि सेंसरी स्पीच एरिया है, उसके बारे में हमने जानकारी पढ़ी। तो ये था वर्निक्स सेंसरी स्पीच एरिया। दोनों में अंतर ध्यान रखें, एक बोलने में काम आता है तो दूसरा समझने में काम आता है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के फंक्शंस के बारे में। हमारे तीसरे प्रकार के फंक्शंस होते हैं दैट इज द मेंटल फंक्शन। हमने अब तक सेंसरी फंक्शन और मोटर फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया। तीसरे प्रकार के फंक्शन होते हैं मेंटल फंक्शन। मेंटल फंक्शन के बारे में हमने शुरू में ही कहा था, मेंटल फंक्शन से तात्पर्य है आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी मानसिक योग्यता से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो सब आपके मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत आने वाली हैं। क्लियर? अब मेंटल एबिलिटी में आने वाली एक्टिविटीज हैं आपकी सोचने की क्षमता, द थिंकिंग, रीजनिंग, आपकी समझने की क्षमता,
जजमेंट एबिलिटी, थिंकिंग, रीजनिंग, आपकी जजमेंट एबिलिटी, ये सभी एबिलिटीज जो हैं आपकी, वो सब आपके मेंटल फंक्शन के अंतर्गत आती हैं। और इन सभी को कंट्रोल करने के लिए भी ब्रेन के अंदर सेरेब्रम में एक विशेष एरिया पाया जाता है जिसे हम प्री फ्रंटल एरिया के नाम से जानते हैं। तो यहां प्री फ्रंटल एरिया नाम से ही क्लियर है, ऐसा एरिया जो कहां पर पाया जाता है, यह फ्रंटल लोब के अंदर पाया जाता है। और फ्रंटल लोब में पाए जाने के अलावा यह हमारी मेंटल एबिलिटी से संबंधित जो भी योग्यताएं हैं उन सभी को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहां हमने तीसरे प्रकार के मेंटल फंक्शंस का जिक्र किया कि यह मेंटल एबिलिटी के लिए भी सेरेब्रम जिम्मेदार है। व्यक्ति की सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता जो है, ये सभी हमारे सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। और इसके लिए विशेष प्रकार का एरिया पाया जाता है जिसे हम प्री फ्रंटल एरिया के नाम से जानते हैं, जिसमें हम यह एरिया फ्रंटल लोब के अंदर पाया जाता है और यह मेंटल एबिलिटी को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये थे हमारे मेंटल फंक्शन से संबंधित जानकारी। और इसके साथ तीनों प्रकार के फंक्शन हमने पढ़े, सेरेब्रम के सेंसरी फंक्शन, मोटर फंक्शन एंड मेंटल फंक्शन।